हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इस चैप्टर में हम एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट टाइम की बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें क्या डेवलपमेंट हुए। इस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। द आयरन पिलर, बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी उसमें ईंट और स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ड, इसमें हम स्तूप कंस्ट्रक्शन एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पेंटिंग्स, किस टाइप की पेंटिंग्स कहाँ से मिली। द वर्ड ऑफ बुक्स, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। एल्सवेयर में हम पेपर की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। मतलब जितने भी मेटल्स हैं, जब हम उनके स्ट्रक्चर को, उनके यूजेस को बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं मेटलर्जी। जो एंशिएंट इंडिया के मेटलर्जिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने वर्ल्ड की मेटलर्जिकल हिस्ट्री में ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। Archaeological excavations have shown that the Hadappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ों की खुदाई करी जाती है, उनको ढूंढा जाता है, उससे ये मालूम पड़ा है कि जो हड़प्पन्स थे दे वर मास्टर क्राफ्ट्समैन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन थे। उसके साथ साथ उनको कॉपर मेटलर्जी की भी नॉलेज थी। कॉपर मेटल के यूजेस, उसका स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छे से समझते थे। यही नहीं, उन्होंने कॉपर और टिन को साथ में मिलाकर ब्रॉन्ज को भी बना लिया था। अब हड़प्पन्स जो थे वो ब्रॉन्ज को बनाना जानते थे, उससे बनी चीज़ें यूज़ करते थे। इसलिए कहा जाता है द हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। उनको, उनके जो सक्सेसर्स थे, यानी जो लोग उनके बाद आए, मतलब वैदिक पीरियड के टाइम के लोग, वो आयरन का यूज़ करने लगे। इसलिए वैदिक पीरियड को आयरन एज भी कहा जाता है। उस टाइम पर इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस टाइप के आयरन भी प्रोड्यूस किए। फॉर्ज्ड आयरन, व्रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ये सब एंशिएंट इंडिया में भी प्रोड्यूस होता था। फॉर्ज्ड आयरन में हम आयरन का एक सॉलिड पीस लेते हैं और उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ को कार्व आउट करते हैं, कट करते हैं। व्रॉट आयरन, इसमें हम आयरन के साथ दूसरे मेटल को मिक्स करके अलॉय बनाते हैं, अलॉय को गर्म करते हैं और टूल से काम करते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा है कास्ट आयरन, इसमें हम आयरन को एकदम पिघला कर गर्म कर देते हैं और जो भी चीज़ बनानी है उसका मोल्ड ऑलरेडी बना होता है, मतलब कास्ट बना होता है, और आयरन को उसी मोल्ड में पोर कर देते हैं। जब आयरन ठंडा हो जाता है तो वो मोल्ड का शेप ले लेता है। द आयरन पिलर, आयरन पिलर महरौली, दिल्ली में है। ये आयरन पिलर इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये दिखाता है कि उस समय के जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स ये हैं कि ये आयरन से बना है, ये 7.2 मीटर लंबा है, इसका वेट 3 टन से भी ज़्यादा है। 3 टन यानी 3000 kg। ये 1500 साल पहले बनाया गया था, यानी 500 AD के आसपास। We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty. हमको इसकी डेट के बारे में कैसे पता चलता है? इस पिलर पर चंद्र नाम के रूलर का इंस्क्रिप्शन है और ये माना जा रहा है कि चंद्र प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त II थे, पर ये 100% श्योर नहीं है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है कि 1500 ईयर्स हो गए पर अब तक इस पर कोई जंग नहीं लगी है। द पिलर हैज़ नॉट रेस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। इसके अंडर में हम 2 तरह की बिल्डिंग्स पढ़ेंगे, स्तूपास एंड टेम्पल्स। जब हम क्राफ्ट्स पर्सन की स्किल की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ मेटलर्जी में नहीं दिखता है, वो बिल्डिंग्स में भी दिखता है। उस ज़माने की जो बिल्डिंग्स अब तक सरवाइव कर गई हैं उनमें दिखता है कि उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड थे। जो बिल्डिंग सरवाइव कर गई हैं उनमें से एक तरह की बिल्डिंग है स्तूप। द वर्ड स्तूप मीन्स अ माउंड। स्तूप का मतलब होता है माउंड। माउंड का मतलब होता है एक छोटा सा हिल या फिर अर्थ का कोई भी हिस्सा जो थोड़ा सा उठा हुआ है, जो हिल के शेप के जैसा है।
उसको हम कहते हैं माउंड। स्तूप का चूंकि डिज़ाइन वैसा होता है इसलिए स्तूप का मतलब होता है माउंड। While there are several kind of stoop, round and tall, big and small, these have certain common features. बहुत सारे अलग अलग तरह के स्तूप होते हैं, लंबे बड़े छोटे। स्तूप के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स placed at the center or heart of the stupa. This may contain bodily remains such as teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers or things they used, as well as precious stones and coins. This box is known as relic casket. पहला कॉमन फीचर था relic casket, जो स्तूप का एकदम सेंटर पार्ट होता है यानी उसका दिल, वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता है। इस बॉक्स में बुद्ध जी की या उनके फॉलोअर के जो बॉडीली रिमेन्स हैं जैसे उनके टीथ, बोन या एशेज हो सकता है वो इसके अंदर रखे गए हों, या फिर कोई चीज़ जो वो इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे, उसको इसके अंदर रखा गया हो, या प्रेशियस स्टोन्स और कॉइन्स उस जमाने की, उस टाइम की, इन सब चीज़ों को इस बॉक्स के अंदर रखा जाता था। इस बॉक्स को कहा जाता है रेलिक कास्केट। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कास्केट वॉज कवर्ड विथ अर्थ। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वॉज एडेड ऑन टॉप एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समटाइम्स कवर्ड विथ कार्व्ड स्टोन्स। इस बॉक्स को यानी रेलिक कास्केट को मिट्टी से कवर किया जाता था, फिर इसके ऊपर मड ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स की लेयर लगाते थे, उसके ऊपर एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। कभी कभी इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को कार्व्ड स्टोन स्लैब्स यानी नक्काशी किए हुए पत्थरों से कवर किया जाता था। तो हमने देखा कि रेलिक कास्केट बहुत सेक्रेड होता है, इसलिए इसको स्तूप के सेंटर में रखा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है स्तूप का वो है प्रदक्षिणा पथ। Often a path known as the Pradakshina Path was laid around the stoop. This was surrounded with railings. Entrance to the path was through gateways. Devotees walked around the stoop in a clockwise direction as a mark of devotion. Both railings and gateways were often decorated with sculpture. इस स्तूप के चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाता था जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से कवर किया जाता था। इस पाथ का एंट्रेंस गेटवेज के थ्रू होता है। स्तूप के चारों तरफ जो रास्ता यानी प्रदक्षिणा पथ होता है, इस पर डिवोटीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर वो अपना डिवोशन दिखाते हैं बुद्ध जी और उनके फॉलोअर्स की तरफ। रेलिंग्स और गेटवेज दोनों को स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता था। अगर हम कुछ फेमस स्तूप की बात करें तो एक स्तूप बहुत ही फेमस है जो है अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। अमरावती वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड। Many of the stone carvings for decorating the stoop were made about 2000 years ago. अमरावती में कभी एक बहुत ही मैग्निफिसेंट स्तूप बना था। इस स्तूप में जो स्टोन कार्विंग्स है कहा जाता है 2000 साल पहले बनाई गई थी। दूसरा स्तूप जो बहुत फेमस है वो है द ग्रेट स्तूप एट सांची, मध्य प्रदेश। Stoops like this one were built over several centuries. While the brick mound probably dates to the time of Ashok, the railings and gateways were added during the time of later rulers. ये जो स्तूप है इसको बनाने में कई सौ साल लगे हैं। वहाँ जो ईंटों का ढेर मिला है वो मोस्ट प्रोबेबली किंग अशोक के टाइम का था, और जो रेलिंग्स और गेटवेज लगे हैं वो बाद के रूलर्स ने लगवाए हैं। Other buildings were hollowed out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. इसी तरह से और भी कई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं रॉक्स या चट्टानों को खोदकर, उनको हॉलो करके आर्टिफिशियल केव्स बनाई गई हैं। उनमें से कुछ वॉल्स को स्कल्पचर्स के थ्रू और पेंटेड वॉल्स के थ्रू डेकोरेट भी किया गया है। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ड एट दिस टाइम। डेटीज सच एज विष्णु, शिव एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स। काफ़ी सारे जो एंशियंट हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी इसी टाइम के अराउंड बने हैं। इन टेम्पल्स में जितने भी देवी देवता थे जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, इनकी पूजा करी जाती थी। ज़्यादातर टेम्पल्स के स्ट्रक्चर में 3 कॉमन फीचर होते हैं: गर्भगृह, शिखर एंड मंडप। The most important part of the temple was the room known as the Garbhagriha, where the image of the chief deity was placed. It was here that priests performed religious rituals and devotees offered
वर्शिप टू द डेटी। इन टेम्पल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था गर्भगृह। गर्भगृह टेम्पल का वो पार्ट था जहाँ पर उस टेम्पल के मेन गॉड या गॉडेस की इमेज रखी जाती थी। इस गर्भगृह में प्रीस्ट रिलीजियस रिचुअल्स यानी धार्मिक अनुष्ठान करते थे और डिवोटीज यानी भक्त अपने भगवान की पूजा करते थे। काफ़ी बार गर्भगृह के ऊपर एक टॉवर बनाया जाता है जिसको कहते हैं शिखर। ये बनाया जाता था ये डिनोट करने के लिए कि उसके नीचे टेम्पल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे सेक्रेड प्लेस गर्भगृह है। शिखर गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था, इसलिए इसको बनाने के लिए बहुत ही केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है एज एट भीतरगांव। थर्ड important feature था मंडप। Most temple also had a space known as the mandap. It was a hall where people could assemble. बहुत सारे टेम्पल्स में एक प्लेस होती है जिसको कहा जाता है मंडप। ये एक बड़ा सा हॉल जैसा होता है, एक एरिया होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकें, लोग साथ में असेंबल होकर प्रे कर सकें। ये तीनों फीचर्स आपको मैक्सिमम टेम्पल्स में मिलेंगे। ये पिक्चर है भीतरगांव के एक पुराने टेम्पल की। भीतरगांव कानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दिस वॉज बिल्ट अबाउट 1500 years ago and was made of baked bricks and stone. लगभग 1500 साल पहले ये मंदिर बेक्ड ब्रिक्स और स्टोन से बनाया गया था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। Each of these was carved out of huge single piece of stone. That is why they are known as monoliths. ये पिक्चर महाबलीपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल की है। ये टेम्पल एक सिंगल रॉक को कट करके बनाए गए थे, इसलिए इसे मोनोलिथ बोलते हैं। मोनो मतलब एक, लिथ मतलब चट्टान। While brick structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upwards, in this case the stone cutters had to work from the top downwards. जब ब्रिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो ज़मीन से ऊपर की तरफ ब्रिक लगाकर बनाया जाता है, लेकिन जब भी मोनोलिथ से टेम्पल बनाए जाते हैं तो रॉक की कटिंग ऊपर से शुरू की जाती है। ये दुर्गा टेम्पल है आईहोल का। आईहोल चालुक्यास की कैपिटल थी। ये टेम्पल लगभग 1400 साल पहले बना था। आईहोल और महाबलीपुरम ऐसी जगहें हैं जहां पर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट। इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उस टाइम पर किस तरह के स्तूप्स और टेम्पल्स थे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन स्तूप्स और टेम्पल्स को कैसे बनाया जाता था। There are several stages in building a stoop or a temple. Usually, kings or queens decided to build these as it was an expensive affair. किसी भी स्तूप या टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में उनको बनाने में बहुत सारी स्टेजेस होती थी। इन स्तूप्स और टेम्पल्स को बनाना बहुत महंगा अफेयर था। काफ़ी सारा पैसा खर्चा होता था इसमें। इतना पैसा किंग या क्वीन ही खर्चा कर सकते थे। सबसे पहला स्टेज होता था कि गुड क्वालिटी का स्टोन ढूंढना पड़ता था। ऐसा स्टोन जो इतना स्टर्डी हो, मजबूत हो, जिससे स्तूप या टेम्पल बनाया जा सके। फिर प्लेस चूज करनी पड़ती थी कि कहाँ पर स्तूप या टेम्पल बनाया जाएगा। थर्ड स्टेज होती थी कि जो स्टोन है उसको उस प्लेस तक ले जाना जहाँ पर स्तूप या टेम्पल बनना है। नेक्स्ट स्टेज था कि जो स्टोन है, जो एक रफ ब्लॉक की तरह है, इसको कार्व करके प्रॉपर शेप दिया जाता था जिससे इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा सके। इन्हीं स्टोन को शेप देकर पिलर बनाया जाता था, वॉल के लिए पैनल बनाया जाता था, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स यानी फर्श और छत बनाई जाती थी। इनको शेप देने के बाद फाइनली सही प्लेस पर रखा जाता था। इनको प्रिसाइसली एकदम एक्यूरेटली सही पोजीशन पर रखा जाता था जिससे फाइनल कंस्ट्रक्शन पूरा हो सके। इन टेम्पल्स और स्तूप्स को बनवाता कौन था? Kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid structures. Kings and queen अपने ट्रेजरी से यानी खजाने से क्राफ्ट्सपर्सन को पे करते थे जो इन स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स को बनाते थे। दूसरा कंट्रीब्यूशन करते थे डिवोटीज। When devotees came to visit the temple or the stoop, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. डिवोटीज मतलब जो श्रद्धालु भगवान की पूजा करने मंदिर आते थे, जब वो टेम्पल या स्तूप को विजिट करने आते थे वो अपने साथ गिफ्ट्स लेकर आते थे। उन गिफ्ट्स से बिल्डिंग को डेकोरेट किया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर हम सांची स्तूप की बात करें, उसके एक गेटवे के पैसे दिए थे एक एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स ने।
Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths and hundreds of men and women who were known only by their names, which were inscribed on pillars, railings and walls. इसी के साथ साथ फिर merchants, farmers, garland makers, perfumers ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन के लोग थे, hundreds of men and women जिन्होंने भी डेकोरेशन के लिए गिफ्ट और पैसे दिए। जिन सब ने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए थे उन सब का नाम इंस्क्राइब किया गया है उन बिल्डिंग्स की पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, वॉल्स पर। ये फिगर है जैन मॉनेस्ट्री का जो उड़ीसा में है। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है। एक रॉक सरफेस को काट काट कर इस बिल्डिंग को बनाया गया है। ये रूम के एंट्रेंसेस हैं। इन रूम में जैन मॉन्क्स रहते थे और मेडिटेशन करते थे। ये फिगर है एक स्कल्पचर का फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। इसमें दिखाया गया है कि मूर्तिकार खंजर से चट्टानों को काट रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती होगी इन चट्टानों को काटने में। अगला टॉपिक है पेंटिंग्स। क्राफ्ट पर्सन्स की स्किल्स इस टाइम की पेंटिंग्स में भी देखने को मिलती हैं। अजंता is a place where several caves were hollowed out of the hills over centuries. Most of these were monasteries for Buddhist monks and some of them were decorated with paintings. अजंता एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी केव्स हैं। ये केव्स नेचुरल केव्स नहीं हैं। यहाँ हिल्स यानी चट्टानों को खोदकर कार्व आउट करके बहुत सारी केव्स बनाई गई थी रहने के लिए। ये मैन मेड केव्स हैं। ये केव्स मोनेस्ट्रीज की तरह यूज़ की जाती थी। इनमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। इनमें से कुछ केव्स को पेंटिंग से डेकोरेट किया गया था जिसे आज हम अजंता पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. The colors, which are vivid even after 1500 years, were made of plants and minerals. The artists who created these splendid works of art remain unknown. अंदर से केव्स बहुत डार्क होती हैं, मतलब केव्स में अंधेरा होता है। तो ये पेंटिंग्स बनाई कैसे गई होंगी? इन पेंटिंग्स को मशाल की रोशनी में बनाया जाता था। मतलब मशाल जलाकर उससे जो रोशनी निकलती थी उस रोशनी की मदद से इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। इन पेंटिंग्स में जो कलर यूज़ किए गए हैं ये 1500 साल बाद भी बहुत विविड और लाइवली हैं। ये कलर्स मिनरल्स और पेड़ पौधों से बनाए जाते थे। इतनी रिमार्केबल पेंटिंग्स जिन पेंटर्स ने बनाई, अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में हमको आज तक पता नहीं है। Next topic is the word of books. Some of the best known epics were written during this period. Epics are grand, long compositions about heroic men and women and include stories about gods. इस टाइम पर बेस्ट नोन एपिक्स लिखे गए थे। सवाल ये उठता है एपिक्स क्या होते हैं? एपिक्स ग्रैंड कॉम्पोजिशंस होते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े कॉम्पोजिशंस होते हैं। एक पोएम वे में लिखी गई बहुत ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन जो मेन एंड वुमेन की हीरोइक डीड्स, उनकी ब्रेवरी के बारे में लिखी गई हो, भगवान के बारे में स्टोरीज लिखी गई हों, उसको कहा जाता है एपिक। अ फेमस तमिल एपिक द सिलापदिकरम was composed by a poet named इलांगो अराउंड 1800 years ago. एक बहुत फेमस एपिक है तमिल में सिलापदिकरम। इसको लिखा था या कंपोज किया था इलांगो नाम के एक पोएट ने आज से 1800 साल पहले। It is the story of a merchant named Kovalan who lived in Puhar and fell in love with a courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kannagi. Later he and Kannagi left Puhar and went to Madurai, where he was wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king. The king sentenced Kovalam to death. Kannagi, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai. इस एपिक में एक मर्चेंट की कहानी है जिसका नाम था कोवलन। कोवलन पुहार में रहता था अपनी वाइफ कन्नगी के साथ। कोवलन को एक दूसरी लेडी से प्यार हो गया जिसका नाम था माधवी। माधवी एक कोर्टिजन थी। जब कोवलन को माधवी से प्यार हो गया उसने अपनी वाइफ कन्नगी को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। बाद में कोवलन अपनी वाइफ कन्नगी के साथ पुहार छोड़कर मदुरई चले जाते हैं। मदुरई में पांड्या किंग का राज था। वहाँ के कोर्ट ज्वेलर ने रॉन्गली अक्यूज किया कोवलन को कि कोवलन ने चोरी की है और पांड्या किंग ने कोवलन की मौत की सज़ा दे दी। कोवलन की जो वाइफ थी कन्नगी वो अभी भी उससे प्यार करती थी। उसको लगा कि उसके हस्बैंड के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ और एंगर में थी और बाद में उन्होंने पूरे के पूरे मदुरई शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सिलापदिकरम।
कन्नगी अपने हस्बैंड के लिए बोल रही हैं, जो आपका शरीर गोल्ड से भी ज़्यादा फेयर था वो यहाँ धूल मिट्टी में पड़ा हुआ है। आप इस तरीके से ज़मीन पर मरे पड़े हुए हो, लेकिन मैं अकेली हूँ, हेल्पलेस हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या यहाँ कोई भगवान नहीं है? क्या इस देश में कोई भगवान नहीं है? क्या यहाँ पर किंग की तलवार इनोसेंट स्ट्रेंजर्स को मारने के लिए उठती है? यहाँ पर ग्रीफ दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है कन्नगी का, जो कि कोवलन की वाइफ थी। Another Tamil epic, The Money Maker Lie, was composed by Sattanar around 1400 years ago. This describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi. एक और तमिल एपिक की बात करते हैं जिसका नाम है मनी मेकलाई। इसको सत्तनार ने लिखा था लगभग 1400 साल पहले। इसमें स्टोरी डिस्क्राइब करी गई है कोवलन और माधवी की डॉटर की। दीज ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस वर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर्स अगो। बहुत सारे ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस जो इस समय के अराउंड लिखे गए थे वो काफ़ी टाइम तक, या फिर कह लीजिए कई सेंचुरीज तक हमारे स्कॉलर्स को, हिस्टोरियंस को मिले भी नहीं थे। दे वर लॉस्ट फॉर सेंचुरीज। फिर आज से अराउंड 100 ईयर्स पहले ये मैन्युस्क्रिप्ट रीडिस्कवर हुए थे। तब ये लिटरेचर डिस्कवर हुआ, तब हमें पता चला कि उस समय के राइटर्स भी कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे। शिलापदिकरण और मणिमेकलाई तमिल में लिखे गए थे। कुछ राइटर्स थे जो संस्कृत में लिखते थे, जैसे कालिदास। कालिदास एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। उन्होंने वर्ल्ड का सम ऑफ द बेस्ट लिटरेचर लिखा है संस्कृत में। उनकी वन ऑफ द बेस्ट नोन पोयम है मेघदूत। इस पोयम में उन्होंने अपनी एक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन लिखी है। ही हैज़ इमेजिन कि एक मॉनसून क्लाउड है जो दो लवर्स के बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है। दो लवर्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं। एक मॉनसून क्लाउड उनका मैसेंजर बना हुआ है और उनका प्यार एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। इसलिए उस मॉनसून क्लाउड को मेघदूत बोला गया। मेघ मतलब क्लाउड, दूत मतलब मैसेंजर। अगला टॉपिक है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. These include the Purans. Puran literally mean old. The Purans contain stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiv, Durga or Parvati. They also contain details on how they were to be worshipped. Besides, there are accounts about the creation of the world and about king. पहले लिखने का इतना कल्चर नहीं था। जो भी चीज़ें बताई जाती थी, बच्चों को सिखाई जाती थी, सब ओरली सिखाई जाती थी। काफ़ी सारी जो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज थी उनको भी ऐसे ओरली नरेट करके बच्चों को सिखाया जाता था या एक दूसरे को बताया जाता था। बाद में जैसे जैसे लिखना पॉपुलर हुआ तो इन स्टोरीज को लिखा जाने लग गया। इससे बन गया पुराण। जो वर्ड पुराण है इसका मतलब होता है ओल्ड। ये पुराण किस बारे में है? इन पुराणों में भगवान की स्टोरीज़ हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में बता रखा है, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ पार्वती। ये भी बता रखा है कि इनकी पूजा कैसे होती है। ये भी बता रखा है कि दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ। बहुत सारे अलग अलग किंग्स के बारे में बता रखा है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो स्टोरीज़ हैं वो पुराण में लिखी गई हैं। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, including women and Shudras, who were not allowed to study the Vedas. They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. जो पुराण थे उनको सिंपल संस्कृत में लिखा गया था। ये कहा गया था कि इनको कोई भी सुन सकता है, औरतें भी सुन सकती हैं, शूद्र भी सुन सकते हैं। वुमेन और शूद्र को वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी, पर पुराण पढ़ने की परमिशन थी। ये जो पुराण थे ये मंदिरों में प्रीस्ट पढ़ते थे। जो पुराणों में लिखा था वो सबको बताते थे और लोग आके इनको सुनते भी थे। Two Sanskrit epics, the महाभारत and रामायण, had been very popular for a very long time. जब हम एपिक की बात करते हैं तो दो बहुत ही फेमस एपिक हमारे दिमाग में आते हैं जो इस टाइम पर लिखे गए थे और बहुत पॉपुलर हुए। एक है महाभारत और दूसरी है रामायण। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर fought between the Kauravas and Pandavas, who were cousins. This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital Hastinapur. The story itself was an old one but was written down in the form in which we know it today about 1500 years ago. महाभारत में युद्ध या लड़ाई की बात लिखी गई है जो कि कौरव और पांडव के बीच हुई थी। कौरव और पांडव कजिन्स थे। ये वॉर हुई थी हस्तिनापुर नाम की एक जगह है उसका कंट्रोल पाने के लिए। उनको कुरु की राजगद्दी चाहिए थी। कुरु की कैपिटल थी हस्तिनापुर। जो भगवद गीता है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द महाभारत।
महाभारत कोई आज की लिखी हुई नहीं है, ये बहुत ही एंशियंट एपिक है और इनिशियली स्टार्टिंग में ये ओरल रेसिटेशन के थ्रू पास ऑन किया जाता था। मतलब इसको कहीं लिखा नहीं गया था, जो बड़े बड़े लोग थे वो बच्चों को इसको सुनाया करते थे, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली इसको पास ऑन किया जाता था, उसको सुना के उसकी नॉलेज पास ऑन करी जाती थी। इट वॉज रिटन डाउन इन द प्रेजेंट फॉर्म अबाउट 1500 ईयर्स अगो। ये स्टोरी थी तो बहुत पुरानी, लेकिन इसको लिखा गया था 1500 साल पहले उस फॉर्म में जिसमें हम इसे जानते हैं। बोथ द पुराण्स एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। कहा जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों के कंपाइलेशन में मेजर रोल है ऋषि व्यास का। इसी तरह से रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो लॉर्ड राम की कहानी है। भगवान राम कौशल राज्य के प्रिंस थे, इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल का मतलब किसी की जो नेटिव प्लेस होती है या रहने की जगह होती है, जहाँ वो बचपन से रह रहे होते हैं, वहाँ से अगर उनको हटा दिया जाए और वहाँ आने से उनको मना कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, उसको एग्जाइल कहा जाता है। तो भगवान राम को 14 साल के वनवास यानी एग्जाइल में भेज दिया गया था। इस वनवास के दौरान उनकी जो वाइफ थी सीता माँ, उनको एब्डक्ट कर लिया था रावण ने। मतलब रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। रावण लंका के किंग थे। लॉर्ड राम और रावण के बीच में एक बैटल हुआ था। लॉर्ड राम जीत गए थे और वो सीता माँ को लेकर वापस अयोध्या आ गए थे। इस ओकेजन को प्रेजेंट टाइम में दीपावली नाम के त्यौहार से मनाया जाता है। अयोध्या कौशल की कैपिटल थी। महाभारत की तरह रामायण भी बहुत पुरानी स्टोरी थी, जिसको ओरल रेसिटेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन किया जाता था। इसको भी इसी टाइम लिखा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले इसकी नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पास ऑन होती थी। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। ऋषि वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का ऑथर माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collections of stories such as the Jatakas and the Panchtantra, which were written down around this time. उस समय पर जो ordinary people थे वो एक दूसरे को स्टोरी सुनाया करते थे। उस समय एंटरटेनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट जरिया थी स्टोरीज। आम लोग कहानियाँ सुनाया करते थे, वो पोएम और सॉन्ग कंपोज करते थे, गाते भी थे, नाचते भी थे, बहुत सारे प्लेज में परफॉर्म भी करते थे। इनमें से कुछ स्टोरीज जो ऑर्डिनरी लोग एक दूसरे को सुनाते थे, उन स्टोरीज को कंपाइल करके बुक्स लिखी गई, जैसे कि द जातकास एंड द पंचतंत्र। इनको भी इसी टाइम के अराउंड लिखा गया था। स्टोरीज फ्रॉम जातकास वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूप्स एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस सच एज अजंता। जातक में जो स्टोरीज हैं उनको काफ़ी बार दर्शाया जाता था पेंटिंग फॉर्म में या स्कल्पचर फॉर्म में। स्तूप की जो रेलिंग्स होती हैं उनमें स्कल्पचर होते हैं काफ़ी बार, तो उनमें जातक स्टोरीज को दिखाया जाता था। अजंता में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें भी काफ़ी पेंटिंग्स जो हैं वो जातक स्टोरीज पर बेस्ड हैं। ऐसी ही एक स्टोरी जो ऑर्डिनरी लोग एक दूसरे को सुनाते थे, उनमें से एक यहाँ दी हुई है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। उस समय पर एक ग्रेट मंकी किंग हुआ करता था, बंदरों का राजा। वो गंगा के बैंक यानी गंगा के किनारे हिमालयाज में रहता था। उसके 80,000 फॉलोअर्स थे, मतलब 80,000 मंकी उसको फॉलो करते थे। हिमालय में एक स्पेशल मैंगो ट्री था, उस पर जो आम उगते थे मंकी किंग और उनके फॉलोअर्स वही आम खाते थे। ऐसे आम कहीं और नहीं उगते थे, प्लेन्स में नहीं उगते थे। एक बार उस पेड़ का एक राइप मैंगो पानी में गिर गया और तैरते तैरते बनारस पहुंच गया। बनारस या वाराणसी का राजा नदी में नहा रहा था। राजा को वो मैंगो मिल गया। राजा ने उस मैंगो को उठाकर खा लिया। जब राजा ने मैंगो को टेस्ट किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने किंगडम के फॉरेस्टर से कहा कि ये मैंगो जिस ट्री का है उसको ढूंढो। फॉरेस्टर आम के पेड़ को ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुंच गया और बहुत सारे मैंगोज लेकर वापस गया। किंग और उसके कोर्टियर्स यानी दरबारियों ने उन मैंगोज को खाया और बहुत खुश हुए। किंग को रात में पता चला कि मंकी भी इस फ्रूट्स को खा रहे हैं, तो किंग ने मंकीज को मारने का डिसाइड किया। जब मंकी किंग को पता चला कि जो वाराणसी का राजा है वो उनको मार देगा, तो उसने अपने मंकी फॉलोअर्स को बचाने का एक प्लान बनाया। उसने मैंगो ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस को तोड़ा, उन ब्रांचेस से एक टाइप का पुल बनाया रिवर के अक्रॉस। एक एंड पर वो उस पुल को पकड़कर खड़ा रहा जब तक उसके सारे फॉलोअर्स उस पुल को पार नहीं कर लिए। एंड में जब वो थक गया वो गिरकर मर गया। जब राजा ने ये देखा कि कैसे उस मंकी किंग ने अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, राजा ने पूरी कोशिश करी मंकी किंग को रिवाइव करने की। जब मंकी किंग की डेथ हो गई
तो राजा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने मंकी किंग की पूरी रिस्पेक्ट के साथ प्रशंसा करी। मंकी किंग की स्टोरी को भी स्कल्पचर फॉर्म में डिपिक्ट किया गया था भरूच में। भरूच सेंट्रल इंडिया में है। वहाँ पर एक स्तूप है, उस पर एक छोटा सा पीस ऑफ स्कल्पचर है जो इस स्टोरी को डिपिक्ट करता है। अगला टॉपिक है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अभी तक हम सब लिटरेचर की बात कर रहे थे। नाउ वी कम ऑन टू साइंस। जब इंडियन साइंस की बात करें तो आर्यभट्ट की बात तो होगी ही। आर्यभट्ट जो थे वो एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इसी सेम टाइम के अराउंड आर्यभट्ट ने भी एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने साइंस की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे। आर्यभट्ट ने ये बताया कि जो दिन और रात हो रहे हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है। उस समय तक दुनिया में किसी ने भी ये बात नहीं बोली थी क्योंकि लोगों को लगता था कि सूरज हर दिन राइज करता है और सेट होता है तो सूरज घूमता होगा। He developed a scientific explanation for eclipses as well। जो eclipses होते हैं, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में ग्रहण बोलते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये भी आर्यभट्ट ने फिगर आउट कर लिया था। He also found a way of calculating the circumference of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today। उन्होंने सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला भी निकाल लिया था जो ऑलमोस्ट उतना ही एक्यूरेट है जितना आज का फॉर्मूला है। आज जो हमको फॉर्मूला मालूम है सर्कल के सर्कमफ्रेंस का वो है 2πr। आर्यभट्ट ने उस टाइम पर इतना पहले ऑलमोस्ट उतना ही एक्यूरेट फॉर्मूला ढूंढ लिया था टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सब सिर्फ कुछ ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो आर्यभट्ट ने किए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन इंडियन साइंस एंड मैथ्स। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब भी मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कई सारी अमेजिंग डिस्कवरीज करी थी। ज़ीरो का इन्वेंशन होने से पहले भी नंबर्स यूज़ होते थे, लेकिन जो इंडिया के मैथमेटिशियन थे जैसे आर्यभट्ट, उन लोगों ने जब स्पेशल सिंबल निकाला ज़ीरो के लिए तो ये एक नया सिस्टम ऑफ काउंटिंग था जो सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट हुआ था। उसके पहले कोई भी ज़ीरो नहीं जानता था और कोई भी ज़ीरो को इंक्लूड करके काउंटिंग नहीं करता था। ये जो नया सिस्टम ऑफ काउंटिंग था इंक्लूडिंग ज़ीरो, उसको सबसे पहले अडेप्ट किया अरब्स ने। अरब्स जब इंडिया आए तब उन्होंने इस मेथड को सीखा, अडेप्ट किया, फिर जाकर उन्होंने इसको यूरोप में स्प्रेड किया और अब ये सिस्टम पूरी दुनिया में यूज़ होता है। ज़ीरो के इन्वेंशन से पहले रोमन्स जो थे वो ऐसा सिस्टम ऑफ काउंटिंग यूज़ करते थे जिसमें ज़ीरो नहीं होता था। चलिए अब आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद एक बहुत ही वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का और ये एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। एंशिएंट इंडिया में दो बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेद के। पहले थे चरक जो 1st और 2nd सेंचुरी CE में थे। दूसरे थे सुश्रुत जो 4th सेंचुरी CE में थे। चरक ने बहुत ही रिमार्केबल बुक लिखी थी मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम था चरक संहिता। सुश्रुत ने भी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है सुश्रुत संहिता। इस बुक में उन्होंने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट और डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में लिखा है। एल्सवेयर में हम पेपर की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। पेपर हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। जो हम बुक्स पढ़ते हैं इसको पेपर पर प्रिंट किया जाता है और पेपर को राइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। पेपर चाइना में इन्वेंट हुआ था आज से 1900 साल पहले यानी 100 AD के आसपास। काइलन नाम का एक आदमी ने इसको इन्वेंट किया था। इसने प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप और बाक्ड फाइबर्स को बीट किया, पानी में बहुत दिन तक सोक किया, प्रेस किया, ड्रेन किया, ड्राई करके एक पल्प बनाया और उससे पेपर बनाया। आज की डेट में जो पेपर हम यूज़ करते हैं हैंडमेड पेपर, वो भी इसी प्रोसेस से या सिमिलर टेक्निक से बनता है। चाइनीज़ ने इस पेपर मेकिंग टेक्निक को कई सेंचुरीज तक गार्ड करके रखा, सीक्रेट रखा। फिर धीरे धीरे ये टेक्निक
कोरिया पहुंची 1400 साल पहले, उसके बाद जापान पहुंची। ये टेक्निक बगदाद पहुंची थी लगभग 1800 साल पहले। फिर धीरे धीरे यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड होने लग गया, इंक्लूडिंग इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज़। अब पूरे वर्ल्ड को ये टेक्निक मालूम पड़ गई है। विद दिस वी कंप्लीट लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।